खबर ये आई है कि इंडिया की जो करेंसी है वो डिक्लाइन कर गई है लगभग 4% के हिसाब से। इंडिया की जो करेंसी है रुपी वो नीचे गिरी है, ठीक है। इंडियन करेंसी जो है वो डिक्लाइन कर गई है। इंडियन करेंसी डिक्लाइंड हुई है, नीचे गिरी है लगभग 4% से, और एक तरह का वर्स्ट करेंसी परफॉर्मेंस रही है इसकी परफॉर्मेंस इन एशिया। यानी कि अगर हम बाकी मेजर कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो इंडिया की जो करेंसी है रुपी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, खराब परफॉर्म कर रही है। ये मुद्दा है। अब इस मुद्दे के पीछे, इस खबर के पीछे क्या क्या इकोनॉमिक्स हो सकती है और एग्जाम्स के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हम समझेंगे। इसके कारण क्या है, करेंसी क्यों गिर जाती है, पीछे के जो साइंस है या पीछे की जो थ्योरी है वो क्या है, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किस तरह सवाल पूछे जाते हैं, वो इस लेक्चर में समझ लेंगे पूरा, ठीक है। अच्छा, अब पहले ही समझते हैं कि कोई भी चीज होती क्या है। मतलब आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम, सुना होगा बार्टर। बहुत पहले की बात है, जब कोई व्यक्ति को, दो व्यक्ति को सामान खरीदना होता था, तो मान लो एक किसान है जो गेहूं उगाता है और एक व्यक्ति जो है लकड़ी काटता है। अब कुछ सामान लेना होगा, मतलब जो किसान को अगर लकड़ी लेनी होगी और जो दूसरा व्यक्ति है अगर उसको खाने के लिए गेहूं लेना होगा, तो आपस में कैसे एक्सचेंज करेंगे, पैसा था नहीं उस समय, तो वो ये डील करता था कि ठीक है 1 किलो तुम मुझे चावल गेहूं दे दो, मैं उसके बदले में मैं तुम्हें 1 किलो तुम्हें लकड़ी दे दूंगा तुम्हें। तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम सबसे पुराना सिस्टम है ये, ठीक है। इसमें करेंसी नहीं आई हुई है, ये इस वक्त तक करेंसी नहीं आई है, ठीक है। और ये सबसे पुराने ट्रेड हैं, ये सबसे पुराना, जब बिल्कुल बेसिक है, नया नया सिविलाइजेशन बना है, अभी कुछ इकोनॉमिक्स भी इतनी डेवलप नहीं हुई है, लोगों का रहन सहन बहुत ही लिमिटेड इलाके में है, बस आसपास की ही लोगों से इंटरेक्शन होता है, ज़रूरतें बहुत कम हैं, चीज़ें बहुत कम हैं, बस लकड़ी से अपना चूल्हा जला लिया और गेहूं चावल खा लिए, बस जीवन उसी में कट रहा है ये। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा चीज़ें बहुत सारी डेवलप होना शुरू हुई, अलग अलग तरह से प्रोडक्ट बनना शुरू हुए, तो ये बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि अब किसी को कुछ चाहिए। अब एक जैसे मान लकड़ी काटने वाले को गेहूं नहीं चाहिए, उसको चाहिए दूध, और जो किसान बेचने आया उसके पास गेहूं है, वो कहता है मैं तुम्हें गेहूं दे सकता हूं, मैं तुम्हें, वो कह रहा मुझे चाहिए नहीं यार, मेरा रखा हुआ ऑलरेडी रखा हुआ है, मुझे दूध दे दो, मुझे दूध की जरूरत है। तो ऐसे टाइम पर कोशिश ये महसूस किया गया कि एक हमारे पास एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि सब में एक्सेप्टेबल हो, और वहां से सिस्टम निकल के आता है करेंसी का। अब करेंसी से पहले की चीजें जो आती है ना, वो आती गोल्ड। अगर आप लोग कभी सोचो गोल्ड वगैरह जो है, इसमें ट्रेड होता था आपस में, गोल्ड कर ले, सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, कॉपर, ठीक है, मेटल पे हम लोग करते थे। लेकिन अगर मॉडर्न एरा में देखें तो हम करेंसी लेकर आते हैं, ज़्यादा समय नहीं गुजार देंगे, मतलब ये उसी में ही आता है कि कोई चीज़ ऐसी चीज़ हो जो दोनों ही पार्टी को एक्सेप्टेबल हो ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो करेंसी का डेवलपमेंट यहाँ से धीरे धीरे करके हुआ, ठीक है। अब करेंसी में भी ये हुआ कि भाई चलो ठीक है, आपस में व्यापार कर रहे हैं, चलो मान लिया, लेकिन जब अब व्यापार हम विदेश से कर रहे हैं तब क्या करेंगे? विदेश से कर रहे हैं क्योंकि लेट सपोज अमेरिका और इंडिया, अब मैं मॉडर्न टाइम में आ गया हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है कि मान लो अमेरिका के बंदे को यहां का लखनऊ का बना हुआ आम चाहिए, मतलब उगा हुआ आम चाहिए, और यहां के बंदे को वहां का मतलब कुछ टी शर्ट चाहिए, ठीक है। तो व्यापार कैसे करेंगे? ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज, जैसे मान लो ये यूएसए है, ये इंडिया है, दोनों ही कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम, डेवलपमेंट अलग अलग हुआ है। ये बहुत तेजी से डेवलप कर गया, इंडिया थोड़ा तेजी से कम डेवलप करेगा, ठीक है।
यहां पर डॉलर चलता है, यहां पर रुपी चलता है, दोनों सिस्टम अलग है। तो आपस में व्यापार कैसे करेंगे? कैसे पता लगेगा कि भाई जो डॉलर है वो कितने रुपए के बराबर है और क्या है? कितना तुम्हें हम डॉलर दें तो कितना तुम हमें रुपए के हिसाब से दोगे? ठीक है ना? तो ये बड़ी समस्या आई। तो इसको समस्या को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम निकाला गया जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट, या और भाषा में बोलें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। बोला गया कि ऐसा है कि सरकारों ने आपस में डिस्कस किया कि भाई देखो ऐसा है कि $1 जो होगा वो ₹5 के बराबर होगा। ये सरकार दो सरकारों ने मिलकर बात कर लिया और इसके ऊपर काम चलने लगा कि भाई ऐसा है कि $1 जो है वो ₹5 के बराबर होगा। इसे क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज, आपस में एक्सचेंज करना, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमी जो डेवलप कर रही है, दोनों इकोनॉमी वो एक रेशियो में डेवलप नहीं कर रही हैं। इनकी स्पीड ज्यादा है, हमारी स्पीड कम है, ठीक है। कभी यहां दिक्कत आ रही है तो यहां हम डेवलप कर रहे हैं, तो दोनों में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। तो जो ये इन्होंने रेट फिक्स किया गया है, ये हमेशा से बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देता है। कभी तो ऐसा होगा कि चीजें सस्ती हो जाएंगी एक कंट्री को, कभी उसको लगेगा महंगी हो गई हैं, क्योंकि इकोनॉमी की फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, इकोनॉमी इधर से उधर चलती है, कई चीजें होती है। दूसरी बात है, जब आप रेट फिक्स कर देते हो तो आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, महंगाई की। आपने सुना होगा कि आरबीआई ने घोषणा की है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए, मतलब 1% से बढ़ा दिया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा आ गया है लोगों के पास, जो अब मार्केट में लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया है, ज्यादा पैसा का मतलब क्या हो गया? ज्यादा डिमांड कर सकते हैं। ज्यादा डिमांड करने का मतलब क्या है? कि चीजें महंगी होना। बहुत ही वैसी भाषा बोल रहा हूं, ठीक है, महंगी होना। तो अब जब चीजें महंगी हो जाएंगी तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या सोचता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, कि लोग लोन कम ले पाएंगे। महंगा लोन हो जाएगा तो लोन कम ले पाएंगे और लोगों के पास पैसा कम रहेगा। पैसा कम रहेगा तो इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी। ये सिस्टम बनाया हुआ है, तो कुछ तो बनाया हुआ है ना। लेकिन फिक्स्ड रेट में ये सिस्टम ही नहीं है। कुछ भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हमारे पास कोई टूल ही नहीं है जो कुछ कंट्रोल कर सके सब चीजों को। तो इससे क्या होता था, कभी तो चीजें महंगी पड़ जाती थी, कभी बहुत सस्ती पड़ जाती थी। तो इस चीज को खत्म करने के लिए नया कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसको दिया गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फ्लोट करेगा, ये फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, तैरता, मतलब कि जैसा आपका मार्केट में होगा, आपका डिमांड होगा, डिमांड या सप्लाई, ठीक है ना, जो भी मार्केट के हिसाब से होगा, अकॉर्डिंग टू मार्केट, मार्केट में जो भी परफॉर्मेंस आपकी इकोनॉमी कर रही होगी, उस हिसाब से आपकी जो रुपया है या आपकी जो करेंसी है वो दूसरे करेंसी के हिसाब से जज किया जाएगा, जैसा आपकी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है। और इतना फ्लोटिंग होगा किसी वक्त पे, जैसे मतलब आज कोई रेट कम है तो कल अगर अच्छी इंप्रूवमेंट दिखा रहा है तो कल कोई और रेट हो जाएगा। तो हमेशा ये फ्लोटिंग रहेगा। जो व्यापारी होगा उसको बेस्ट अपना वो मिलेगा, एक रेट मिलेगा उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से। जिस टाइम पर वो व्यापार करने जा रहा होगा उस टाइम पर उसकी करेंसी, उसकी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से वो कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। सप्लाई डिमांड के हिसाब से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब खबर ये आई कि भाई इंडिया की जो है करेंसी नीचे गिर गई, लगभग 4% जो है वो नीचे गिरी है और एक तरह से वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी में मानी गई है। एक रिपोर्ट के हिसाब से, ग्लोबल फंड जो एक है रिपोर्ट, उसके हिसाब से लगभग 4.2 बिलियन डॉलर पैसा इंडियन मार्केट से बाहर चला गया। इंडियन मार्केट से बाहर चला गया मतलब कि अब देखो यहां पे दो चीजें आएंगी जो आपका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। FII
और FDI। क्या लिख लो सर? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और से बोलते हैं हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये दो शब्द याद रखना, ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया कई बार। ये दोनों फर्क क्या है? अब फर्क जो पूछा गया सवाल, फर्क पूछा गया है कि भाई ये FII क्या चीज होती है और FDI क्या चीज होती है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे जो पैसा गया है बाहर वो कौन पैसा लेके गया है। ठीक है, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये क्या होता है? ये बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। ठीक है, इनके पास पैसा आता है, जैसे आपका म्यूचुअल फंड हो गया, इस तरह के होते हैं ना, पैसा उनके पास होता है। अब इनका काम क्या होता है कि भाई ऐसी जगह पर पैसा लगाना जहां से मैक्सिमम रिजल्ट आ सके, यानी कि उनको फायदा हो सके उनको। ठीक है, अब उन्होंने, उनका कोशिश रहती है कि वो दुनिया भर की मार्केट को देखते रहते हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि अमेरिका में कैसे चल रहा है, अमेरिका की स्थिति क्या है, यूरोप की स्थिति क्या है, इंडिया की स्थिति क्या है। ठीक है, उनको लगता है कि अमेरिका में 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर वो 100 रुपये लगाएंगे तो 5 रुपये उनको मिलेगा, 105 रुपये मिल जाएगा। यूरोप में देखा तो बहुत स्थिति खराब है, वहाँ तो 2% मिल रहा है। इंडिया में देखा, अरे वाह, इंडिया में 10% मिल रहा है, यहाँ की मार्केट थोड़ी इंप्रूवमेंट है। तो क्या करेंगे, ये FII जो है ये पैसा जो है इंडियन मार्केट में लगा देंगे, इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा लगा देंगे। लेकिन इनका जो मकसद होता है ना वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म। इनका मकसद एक ही होता है कि बस पैसा लगाया, मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, मुझे बाकी चीजों से मतलब नहीं है, मुझे बस प्रॉफिट मेरा जो है वो रेट मिलना चाहिए। इनको कुछ मतलब नहीं है, ना ये कुछ लाते ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी में, बस पैसा ये लो, पैसा लगाओ, और कुछ नहीं करेंगे ये। ठीक है, पैसे की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन ये और चीजें नहीं लेकर आते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं FDI की, सुना होगा मोदी जी बोलते हैं कि FDI आना चाहिए, FDI आना चाहिए, न्यूज़पेपर में सुनते होगे आप। तो उसका इंग्लिश में वर्ड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग होते हैं वो व्यक्ति जो कहते हैं कि यार इंडियन मार्केट तो बड़ी अच्छी हो रही है, काम करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं, यहाँ पे हम कोई व्यापार करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। जैसे मान लो एप्पल ने कहा कि इंडिया में स्टोर खोलते हैं, इंडिया में फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक है, वॉलमार्ट आ गया, वॉलमार्ट ने कहा कि इंडिया की तरफ हमने यूरोप में अपना अमेरिका में तो अच्छा कर लिया, अब इंडिया की मार्केट में हम टैप करते हैं। अब ये लोग जब आएंगे तो ये अपने साथ पैसा भी लेकर आते हैं, अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेकर आते हैं। क्या लेकर आएंगे? पहले तो मनी लेकर आएंगे। मतलब एप्पल ने कोई फैक्ट्री लगाई, चेन्नई में फैक्ट्री लगाई उन्होंने कि यहां से भैया बनेंगे मोबाइल फोन। ठीक है, तो पहले तो जो फैक्ट्री लगाएंगे तो उसके लिए फैक्ट्री के लिए पैसा भी तो लगाएंगे ना, लाए। दूसरा क्या लेकर आए? टेक्नोलॉजी लेकर आए। ठीक है, इंडिया में नहीं थी, अब पहली बार टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आ गई। या अगर वॉलमार्ट की बात करते हैं तो वॉलमार्ट बहुत बड़ा एक वो है, रिटेल चेन है अमेरिका की, बहुत बड़ी है। तो वो जब आएगा तो जो सिस्टम अमेरिका में फॉलो करता है वो सिस्टम वो इंडिया में लेकर आएगा। तो जो इंडियंस लोग समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि भाई क्या चीज़ है, बैक ऑफिस में कैसे काम किया जाता है, इन्वेंट्री कैसे बनाई जाती है, कैसे डिलीवरी की जाती है, कैसे चीज़ों को हम बेहतर तरीके से हम करें कि जो चीज़ अमेरिका में हिट हो चुकी है वही चीज़ इंडिया में होनी चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस कैसे रहेगा। अगर आप देखोगे पिछले 15-20 साल के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं इंडियन मार्केट में। पहले मॉल नहीं थे, अब मॉल हो गए हैं। पहले आप दुकान में जाते थे, भैया सामान दे दो, दुकानदार ने उठाया सामान आपको दे दिया। अब क्या होता है, आप मॉल जाते हो, चाहे बिग बाजार जाओ चाहे कहीं जाओ, आप खुद सामान पिक करते हो, अपनी ट्रॉली में रखते हो, लेते हो। तो ये नया एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ? तो सामान कैसे होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट किस शेल्फ में रखा जाएगा, कौन सा ज़्यादा बिकना चाहिए, ये सब भी एक चीज़ें होती हैं, व्यापार की हुई हैं। तो पहले तो पैसा लेकर आते हैं, फिर टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, ठीक है, फिर मैनेजमेंट लेकर आते हैं। भाई की चीज़ें मैनेजमेंट भी तो करेंगे ना, चीज़ें बैक ऑफिस में कैसा होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर काम करेगा, ठीक है। कोई सामान खत्म हो गया, पता तो लगे कि कौन सा सामान खत्म हो गया, कौन सा सामान एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो ये पूरा सिस्टम जो होता है ये एफडीआई लेकर आती है।
ये लोग आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इनका मकसद होता है कि अब आ गए हैं तो यहां पर रुकेंगे, अब पैसा कमाएंगे, व्यापार करेंगे। ये लोग व्यापार करने आते हैं, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं, ये होते हैं पैसा लगाया, मुझे रिटर्न चाहिए, मैंने आज लगाया, मुझे कल पैसा मिल जाए। तो ये बहुत ज्यादा फ्लोट करते हैं, बहुत ज्यादा मूव करते हैं। इनको जहां अच्छा मिल जाता है ये उधर निकल जाते हैं। ये किसी के सगे नहीं होते, ये किसी सगे नहीं है। एक वक्त आया था ग्रेट, जब रिसेशन आया था, जब 2008 का, तो अमेरिका ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम कर दिया था। मतलब अमेरिका में अगर आप अमेरिकी सरकार के बॉन्ड अब खरीदते हो, ठीक है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का मतलब होता है, जैसे भारत सरकार ने बॉन्ड एक रिलीज किया, तो बॉन्ड का मतलब होता है एक तरह का लोन। आप सरकार को लोन देते हो कि आपने मान लो 1 लाख का बॉन्ड लिया, सरकार ने कहा आप मुझे जो दोगे बॉन्ड में जो पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मैं आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, यानी कि 1 साल के लिए लेट्स सपोज 8% का इंटरेस्ट रहेगा। तो अगर आप 1 लाख रुपए मुझे आप दोगे तो 1 साल के बाद मैं आपको 1,08,000 रुपए दे दूंगा आपको मैं। तो सरकार को एक फिक्स टाइम के लिए आपने बॉन्ड दे दिया, ये बॉन्ड होता है। तो जब अमेरिका में रेसेशन आया तो अमेरिका ने सरकारी जो बॉन्ड होते हैं, अच्छा बॉन्ड क्या होते हैं, ये ज्यादा सेफ होते हैं, सिक्योर होते हैं। शेयर्स क्या होते हैं, थोड़े से रिस्की होते हैं। बॉन्ड ऐसा मान लो कि ये तो देना ही देना है, वापस करना ही करना है, और सरकार अगर बॉन्ड मांग रही है तो सरकार देगी देगी। कंपनी एक बार फिर भी दिवालिया हो जाए, सरकार का दिवालिया होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, सरकार बड़ी चीज होती है। तो जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, जो कहते हैं भैया मेरा पैसा गिरना मरना नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, मुझे एक बार प्रॉफिट कम हो लेकिन मेरा पैसा नहीं मरना चाहिए, तो वो लोग बॉन्ड लेते हैं, एफडी में करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये सेफ होता है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, फायदा कम कम मिलेगा, ठीक है। तो जो ये कंपनीज थी FIIs, इन्होंने देखा अमेरिका में बहुत इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि अमेरिका बड़ी इकोनॉमी है, स्टेबल इकोनॉमी है। लेकिन जब अमेरिका ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, 2% कर दिया, कि मतलब अब अगर अमेरिकन बॉन्ड को आप लेते हो तो 2% रिटर्न मिलेगा। वहीं इंडिया की जब बात करते हैं तो उस समय थोड़ी इंडिया बेहतर स्थिति में था, लेट्स सपोज इंडिया 5% दे रहा होगा, तो उसने कहा यार यहां से छोड़ो, यहां चलते हैं, या 5% मिल रहा है। इन्होंने क्या सारा पैसा अमेरिका से निकाला और इंडिया में डाल दिया, ठीक है। तो ये FI इंडिया में आ गए, इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा आना शुरू हो गया। अब शेयर मार्केट इंडिया का उठना शुरू हो गया, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, हर शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद अमेरिका की स्थिति थोड़ी स्टेबल हो गई। अमेरिका ने जो भी उसमें दिक्कत आ रही थी उसको दूर कर दिया। अब अमेरिका ने कहा कि ऐसा है, अब 2% का रेट नहीं मिलेगा, अब 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसने कहा क्या बात है, अमेरिका में 6% मिल रहे हैं, चलो पैसा लिया यहां से वहां लगा दिया, इंडिया नीचे आना शुरू हो गई। तो ये जो है वो सगे नहीं है, पैसा लगाएंगे बट इनका शॉर्ट टर्म रहता है, जहां पर प्रॉफिट होगा वहां जाते हैं। लेकिन जब FDI की बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, पैसा लेकर आएंगे, एक्सपर्टीज लेकर आएंगे, मैनेजमेंट लेकर आएंगे, सब कुछ लेकर आएंगे, ठीक है। तो हमेशा FDI को ज्यादा हम लोग वो करते हैं कि FDI जो है वो आनी चाहिए, ज्यादा FDI आनी चाहिए, ये भरोसेमंद ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो ये 4.2 बिलियन रुपीस गया, इससे बहुत बड़ा ऐसा ये FII वाले जो थे वो पैसा लेके चले गए, ठीक है, बहुत सारा पैसा लेके चले गए। अब इसके पीछे भी कुछ कारण है, तो समझेंगे इसको हम लोग, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ये चले गए, 3 बड़े कारण है जिसको समझना जरूरी है। 3 बड़े कारण है जो पैसा गया है। पहला रीजन, ओमिक्रॉन। सर देश दुनिया 2 साल से ग्रसित है भैया कोरोना से, और देख चुके हैं कि ये जल्दी जा नहीं रहा है, पूरा सिस्टम पूरी दुनिया में बंद हो चुका था, ठीक है। डिमांड खत्म हो गई थी, लोग घर के अंदर थे, कोई परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो डिमांड खत्म हो गई। अब फिर से अभी वो कोरोना खत्म नहीं हो पाया था कि ओमिक्रॉन का खतरा आ गया, इंग्लैंड देख लो, साउथ अफ्रीका देख लो, तो इन कंपनीज को लगा कि यार ये पैसा हमारा फिर से फंस जाएगा, ठीक है। तो ओमिक्रॉन का खतरा धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखकर इन्होंने क्या किया, अब वो शेयर मार्केट से पैसा निकालकर कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया जाए जहां से रिटर्न तो मिल ही जाए, जैसे अमेरिका के बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड।
अब पैसा है, शेयर में नहीं लगाएंगे, ठीक है, शेयर मार्केट में 20% रिटर्न मिलता है, लेकिन अभी शेयर मार्केट में लगाएंगे, पता लग रहा है कि लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया, तो 20% छोड़ो, जो पैसा वो भी चला जाएगा अपना। तो अब पैसे को क्या करेंगे, ठीक है, रिटर्न कम मिलेगा, अमेरिका में के बॉन्ड में डाल देंगे, 5% से मिलता रहेगा हमें। तो इन्होंने सारा पैसा लिया और सेफ्टी वाला गेम खेला, थोड़ा सा सेव करने के लिए अपने को खेला, तो उन्होंने वहां पैसा लगा दिया। तो ओमिक्रॉन सबसे बड़ा एक वन ऑफ द बिगर रीजन रहा। अभी अनसर्टनिटी है, पता नहीं है कि दुनिया में क्या होगा। जब पता नहीं होता क्या होता है तो क्या करता है इंसान, सेफ खेलता है कि पैसा मरे ना मेरा यार, जिंदा रहेंगे तो दोबारा इन्वेस्ट कर लेंगे, अभी तो सर्वाइवल के लाले पड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा जो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑल टाइम हाई ट्रेड डेफिसिट। ये क्या चीज है, ऑल टाइम ट्रेड डेफिसिट, इंडिया का ऑल टाइम हाई ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो फर्क होता है वही हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है। हमने कितना एक्सपोर्ट किया और हमने कितना इंपोर्ट किया, ठीक है, यही है ट्रेड डेफिसिट ना। तो ये ऑल टाइम हाई ट्रेड डेफिसिट चला गया है, मतलब इस समय हिंदुस्तान का जो ये फर्क है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, ये बहुत हाई है, ये बहुत हाई है। अब इसके पीछे भी एक दो कारण है क्यों हाई है। जो हम लोगों ने देखा कि कोरोना की वजह से, तो जो विदेशों में, इंग्लैंड में, अमेरिका में जो ओमिक्रॉन के खतरे आए, तो जो हमारा ऑर्डर थे, जो इंडिया से बाहर जाया करता था माल, वो ऑर्डर कम हो गए, ठीक है। तो जो ये यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज जो हमें ऑर्डर देते थे, उन ऑर्डर में कमी आ गई, ठीक है। जैसे मान लो हैंडलूम हमारे देश का एक्सपोर्ट होता है, या हम कहते हैं चलो आम एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन भाई ओमिक्रॉन है, वहां पे आदमी जिंदा रह जाए बहुत बड़ी बात है, आम खाएगा क्या खाएगा, तो उसने आम नहीं खाना। तो मान लो ऐसे 1 लाख किलो जाया करते थे, तो लोगों ने डिमांड कम कर दी क्योंकि दुकानें खुलेंगी नहीं, तो उन लोगों ने आम को मंगाना बंद कर दिया। अब वो 1 लाख आम जो विदेश जाया करता था उसमें कमी आ गई, अब वो 1000 किलो जा रहा है बस। तो क्या हो गया, हमारा एक्सपोर्ट दिक्कत में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा रहा कि जो अमेरिका और यूरोप में जो रहा ऑर्डर, वो बहुत कम हो गए। एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ है नवंबर के महीने में, ठीक है, डेटा में दे रहा हूं मैं तुम्हें। जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ है नवंबर के महीने में, वो लगभग हुआ है आपका 30 लगभग $30 बिलियन के हिसाब से, $30 बिलियन नवंबर में, जो कि लगभग 16% कम है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे करते हैं। अगर हम पिछले महीने की बात करते हैं, अक्टूबर से नवंबर की बात करते हैं, तो लगभग 16% कम हो गया। एग्जाम्पल डेटा दे रहा हूं तुम्हें सिर्फ कि नवंबर के महीने में 30 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया, ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं इंपोर्ट की, सामान लेने की, ठीक है, तो लगभग $54 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया, $54 बिलियन का हमने सामान अपने देश में मंगाया, ठीक है। और कितना सामान बाहर किया, मात्र $30 बिलियन का। तो ये ट्रेड डिफरेंस आया कि नहीं आया, $14 बिलियन का। अब ये बताओ कि ये यहां पर तो चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन यहां घट रही है, हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, हमारी डोमेस्टिक मार्केट बड़ी ज्यादा है, हम लोग 130 बिलियन लोग हैं। फेस्टिवल में तो परचेजिंग करते हैं, नॉर्मल टाइम में भी हमने परचेजिंग बहुत की है। मतलब फेस्टिवल में तो हुआ ही, दिवाली में जो किया वो किया, धनतेरस दिवाली में तो हम लोग जानते हो कितना जम खरीदते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से चीजें बंद थी, तो लोगों ने जैसे नॉर्मल चीजें हुई हैं, हमने परचेज करना शुरू कर दिया चीजों को लेकर।
परचेज करने से क्या हुआ कि हमें इंपोर्ट हमारा इंप्रूव मतलब इंक्रीज कर गया, हमारा इंपोर्ट इंक्रीज कर गया। क्यों क्यों? डोमेस्टिक डिमांड के कारण, डोमेस्टिक डिमांड के कारण। हम बाहर तो नहीं बेच पाए क्योंकि इंग्लैंड वगैरह अमेरिका में तो नहीं कर पाए, लेकिन चीजें हमें मंगानी पड़ गई मजबूरी में, और यही जो ट्रेड डेफिसिट बना वो ऑल टाइम हाई चला गया इस समय। अब इसमें एक सवाल आता है, ये तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ना, ठीक है, कि हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा क्या करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा क्या करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, जैसे आपको पता ही होगा, हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं वो पेट्रोलियम ज्यादा करते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है आपका, हाँ नहीं पेट्रोलियम हो गया, इसमें एक चीज और भी है, इसको हम एक बात करते हैं, इसमें अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड बहुत हुआ था, इस पेट्रोलियम हो गया आपका, इसके अंदर कॉटन, ठीक है, ये सब चीजें हमने एक्सपोर्ट किया, हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। अब गोल्ड की बात करते हैं, अगर आपने खबर सुना होगा कि गोल्ड के रेट बहुत बढ़ रहे थे, ठीक है। होता क्या है, जब इकोनॉमी बहुत दिक्कत कर जाती है, जब शेयर मार्केट बहुत अनसर्टेन है, सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम दे रही है, तो जो पैसे वाले लोग होते हैं या जो भी मिडिल क्लास आदमी होता है, वो सोचता है कि यार मेरी सेफ्टी कैसे रहेगी, वो क्या करता है, वो गोल्ड में खरीद लेता है पैसे, वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है। आपके पापा क्या करता है कि बेटा सोना रख ले लो, बोलते ना बेटी पैसा जो है भविष्य के लिए सोना खरीद लो, सोना रहेगा तो दिक्कत नहीं रहेगी। ये पुरानी सोच हम लोगों की रही है कि सोने के नहीं बढ़ता है, सोना रहेगा तो कभी भी बुरे वक्त में आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, और जब खासकर ऐसा वक्त आता है जब कोरोना वरोना आपदा, तो लोगों को पता लगता है कि कुछ रहे ना रहे, गोल्ड तो हमारे पास रहेगा तो हम बच जाएंगे। अब आपने डिमांड कर दी, पब्लिक ने डिमांड कर दी, सरकार बनाती तो है नहीं कोई सोना, उसको कहीं से खरीदना पड़ता है, तो सरकार ने बहुत सारा सोना साउथ अफ्रीका से या बाकी देशों से खरीदना शुरू किया, तो सरकार के तो पैसा चला गया बाहर ना, फिर आपने तब खरीदा। अब सरकार अगर बहुत टैक्स लगा दे उसके ऊपर या रोक दे, नहीं सोना नहीं लेंगे, क्योंकि सोने का दिक्कत क्या है, आप जो सोना खरीदते हो, आपने सोना लिया, उसको रख दिया तिजोरी में, अपने ज्वेलरी के रूप में रख दिया, वो मार्केट में तो गया नहीं। पैसे के साथ क्या होता है, आपने शेयर मार्केट में या किसी में लगाया तो पैसा मार्केट में आता है और मार्केट में रोटेट होता है, ठीक है। बैंक में चला है, बैंक वाला पैसा किसी और को लोन देगा, लोन वाला वहां से इंटरेस्ट आएगा, तो एक सिस्टम में आ जाएगा। लेकिन सोना क्या है, सोना लिया और तिजोरी में गया, यानी कि पैसा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सरकार को सबसे खराब सरकार को लगता है, वो लगता है कि गोल्ड में जो दिक्कत हो जाती है, मैं सरकार ने इतना पैसा खर्चा करके जो गोल्ड लिया उसको पब्लिक ने अपने तिजोरी में डाल दिया, उसको इकोनॉमी के अंदर मूव कराने में कोई बहुत हेल्प नहीं कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सरकार रोक सकती नहीं है, क्योंकि अगर सरकार ने टैक्स लगा दिया सरकार ने, तो क्या हो जाएगी, स्मगलिंग हो जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिमांड तो है ही, यहां पर डिमांड है। सरकार ने कहा कि टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स हाई टैक्स लगा दिया, या कोई भी इंपोर्ट नहीं करेंगे गोल्ड को, चाहे कुछ हो जाए, तो लोग चोरी छिपे खरीदना शुरू कर देंगे। अब 80s की 90s की पिक्चर देखो, जो स्मगलर है क्या करते हैं, गोल्ड के स्मगलिंग करते ही नहीं करते हैं, क्योंकि हाई सरकार ने बहुत सारा कस्टम ड्यूटी लगा रखा था, तो कस्टम ड्यूटी से बचाने के लिए लोग स्मगलिंग करा करते थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की स्मगलिंग किया करते थे। यही तो होता ना, स्मगलिंग क्यों करेगा, यही काम करेगा, सरकार ने रोक लगा दी। अब ऐसे लोग बोलते हैं शराबबंदी लगा दो। अब शराबबंदी में दिक्कत क्या है, अगर शराबबंदी में सरकार ने शराबबंदी कर दी तो लोग जो पीने वाले हैं वो पिएंगे, वो क्या करेंगे, वो फिर इलीगल तरीके से पिएंगे। तो जो सरकार को जो प्रॉफिट थोड़ा बहुत हो भी रहा है टैक्स कलेक्ट करके, वो चला गया, और दूसरा पब्लिक ब्लैक मार्केटिंग से पी रही है, तो कोई वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाया। तो सरकार मजबूरी में फिर उसको अलाउ करती है कि कम से पैसा ही तो आता रहे कम से कम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज और समझते हैं कि जब इंपोर्ट हमारा कम हो जाता है, अच्छा
जब ये चीज होती है, जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा रहेगा और एक्सपोर्ट कम रहेगा, यानी कि हम चीजें ज्यादा मंगाएंगे और कम चीजें बाहर करेंगे, तो हमारा रुपये गिरता है, रुपये की वैल्यू गिरती है। ठीक है, रुपये की वैल्यू गिरती है। इसका और भी रहता है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे मान लो कि कोई व्यापारी है, उसने कोई चीज बनाई, ठीक है, रुपए की वैल्यू गिरी हुई है। हमें पता है कि जब रुपए की वैल्यू गिरेगी तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। समझो, जब रुपया की वैल्यू कम होगी तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। चाइना इस चीज पे काम करता है, वो जानबूझ के अपना जो करेंसी है उसको डीवैल्यू रखता है कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करता रहे। अगर उसकी करेंसी ज्यादा हो जाएगी तो उसको जो एडवांटेज मिल रहा है सस्ता चाइनीज आइटम बेचने का, वो नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जब पैसा कम होगा, जब पैसा कमजोर पड़ेगा, 74, 75, 77 रुपए में चलेगा, तो जो इंडियंस सामान बाहर बेच रहे हैं वो अच्छा बेच पाएंगे, क्योंकि जो अमेरिका वाला बंदा खरीदेगा उसको सस्ता पड़ेगा, तो डिमांड और करेगा वो, क्योंकि उसका डॉलर मजबूत है, हमारा रुपया कमजोर है, तो उसको सस्ता पड़ेगा, तो वो और डिमांड करेगा कि और ले आओ, अच्छा और ले आओ। जैसे मान लो कि एक वक्त पे $1 जो है, एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एक वक्त पर $1 जो है वो 50 रुपए के बराबर था, लेट सपोज, और एक वक्त में आया 100 रुपए पे आ गया। तो देखो, डॉलर हमें उसको एक ही रुपए खर्चा करना पड़ रहा है, लेकिन यहां उसने 50 रुपए का आइटम इंपोर्ट करा लिया, और जब रुपए की वैल्यू और कम हो गई, लेकिन 100 रुपए हो गई, तो डबल हो गया। देखो, तो वो डबल टाइम्स ऑर्डर कर सकता ही नहीं कर सकता है। डॉलर से एक ही रुपए खर्चा किया उसने, लेकिन जब रुपए की वैल्यू कम हो गई, मतलब रुपए नीचे गिर गया, तो उसने उतने ही पैसे खर्चा करके डबल आइटम मंगा लिए, तो उसको फायदा हो जाएगा। दूसरा, इंडियंस को फायदा हो जाएगा कि जो ऑर्डर है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो जब समझना, जब भी रुपए की वैल्यू कम होगी, एक्सपोर्ट करना फायदेमंद रहेगा, एक पॉइंट। लेकिन ऑन द सेम टाइम जब रुपए की वैल्यू कम होगी तो इंपोर्ट करना महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमें ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक है, डॉलर और महंगा हो गया है। एक वक्त पे डॉलर अगर 50 रुपए था तो हम 50 रुपए देकर $1 खरीदते थे, अब 100 रुपए देकर $1 खरीद रहे हैं हम। ठीक है, एक ही टाइम पे अलग दो कॉन्सेप्ट हैं, एक इंपोर्ट का अलग चलता है, एक्सपोर्ट का चलता है। तो जब रुपए की वैल्यू कम होगी, तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमें महंगा पड़ेगा, मतलब हम अपना जो रिजर्व है उससे ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे तब लेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है, हम पेट्रोलियम मंगाते हैं ना, तेल हमारे पास है नहीं, वो तेल बहुत ज्यादा है, तो हमें ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, हमें फायदा होगा एक्सपोर्ट में, नो डाउट, बट वो एक्सपोर्ट का फायदा बहुत थोड़ा है, लेकिन जो इंपोर्ट करा रहे हैं वो ज्यादा अमाउंट कर रहे हैं। तो जब रुपया गिरेगा ना तो हमें ज्यादा नुकसान महसूस होगा। चाइना के साथ क्या है, चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो जब उसका रुपया नीचे रहता है ना तो उसका फायदा होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत कर रहा है वो, उसको और ऑर्डर आते हैं, और ऑर्डर आएंगे। तो कोई करेंसी नीचे है, उससे उस देश को फायदा या नुकसान हो रहा है, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो ज्यादा एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है। अगर उसकी करेंसी नीचे है और वो ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि चाइना, तो उसको फायदा होगा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा आता रहेगा और वो सस्ते सामान में बेचेगा, सस्ता बेचेगा तो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, उसका प्रोडक्ट सस्ता रहेगा मार्केट के अंदर, तो उसका जैसे मान लो चाइना का कोई फोन है वो 10,000 रुपए का है, वही चाइना अमेरिका वाला प्रोडक्ट बनाता है वो 20,000 का है, तो आप 10,000 खरीदोगे नहीं खरीदोगे, तो उसके प्रोडक्ट को तो फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। अमेरिका और चाइना की लड़ाई में ये भी एक बड़ा पॉइंट है। अमेरिका बोलता है कि तुम जानबूझ के अपनी करेंसी को नीचे रखते हो जिससे तुम्हें एडवांटेज मिले व्यापार के अंदर, जानबूझ के तुम करते हो। ठीक है,
चलिए, अगर करेंसी नीचे है और आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हो जैसे इंडिया, तो आपको नुकसान है, क्योंकि आपको और ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, अब उस अपने पैसे निकाल के खर्चा करना पड़ता है, तो आप नुकसान में रहते हो। तो करेंसी नीचे है या ऊपर है, सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो। अच्छा, कई बार व्हाट्सएप पे एक खबर आती है कि भारत का पैसा नीचे कितना चला गया, 74-75 रुपीज़ चला गया। 1947 में तो $1 1 के बराबर हुआ करता था। अगर फला नेता बन जाएंगे प्रधानमंत्री तो हम रुपए की कीमत को और बढ़ा देंगे, मतलब $1 $1। देखो, डॉलर के बराबर $1 हो जाने से कोई इज्जत बढ़ जाती है या इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, वो कई फैक्टर्स पे भी काम करता है। अब चाइना का जो यूएन है वो नीचे गिरा हुआ है, तो लेकिन चाइना तरक्की तो कर रहा है कितना, तो उसको तुम ईगो से मत करो। जब $1 1 के बराबर था उस समय फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट नहीं था, फिक्स था कि हाँ भाई $1 तुम खर्चा करो, $1 हमारा। उस समय शुरुआती दौर था, तो वो सिस्टम सही नहीं था वो। चलिए, सुनने में तो ये आ रहा है कि आरबीआई चाहता है कि हमारा जो करेंसी है वो थोड़ी और नीचे गिरे रहे, जिससे कि हमें एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा ज़्यादा रहे। ये आरबीआई का अभी का राइट नाउ थोड़ा सा प्लान है, वो जानबूझ के नीचे रखना चाहता है कि हमें जो एडवांटेज मिल रहा है एक्सपोर्ट करने का उसको फ़ायदा मिलता रहे। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट पे चले। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, पहले तो ओमिक्रॉन हो गया, दूसरा ऑल टाइम हाई ट्रेड रिस्क हो गया, तीसरा पॉइंट जो आपका है वो आ रहा है, वो आ रहा है आपका मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस। इसका मतलब क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस क्या है? इसका मतलब ये है, बहुत टेक्निकल वर्ड समझना है, बहुत सिंपल है। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा होगा? आरबीआई। अमेरिका का भी होगा कोई ना कोई फेडरल बैंक, यूरोपियन यूनियन का भी कोई ना कोई बैंक होगा, ठीक है। जापान का भी कुछ ना कुछ होगा, बैंक ऑफ जापान से कहते हैं हम लोग, ठीक है। इनका काम क्या है कि पॉलिसीज बनाना, क्या करना। अच्छा, 2014 से पहले तक इन सभी कंट्रीज में, जितने भी कंट्रीज हैं, इनके बैंकों में ये हुआ कि भाई ऐसा है, हमें जो भी पॉलिसी बनानी है, हमें एक मिल के पॉलिसी बनानी है, मिल के बनानी है कि जिससे कि हम सब मिलकर तरक्की कर सकें, ठीक है। तो जो पॉलिसीज बनती थी वो सब लोग इस तरह की बनाते थे कि सबको सूट करती थी और सब एक ही डायरेक्शन में काम करते थे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना है तो लगभग सभी देश जो है एक साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाते थे, अगर घटाना है तो सब सोच समझ के घटा देते थे। लेकिन 2014 के बाद से क्या हुआ कि इनमें डाइवर्जेंस आ गया, यानी कि फर्क आ गया। कुछ कंट्री के सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं तो कुछ लोग घटा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एफआईआई का, यहां पर लगता है। अब अगर ये पॉलिसी रही डाइवर्जेंस वाली, जो दिक्कत आ रही है कि मान लो एफआईआई ने देखा कि भाई इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, जो इंडिया का जो बॉन्ड है उस सरकार उसमें कम पैसा दे रही है, तो वो क्या करेगी? वो पैसा निकाल के अमेरिका में चली जाएगी। यही हुआ ना, मैंने कॉन्सेप्ट पहले समझा दिया, एफआईआई का कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो 2014 से ये हुआ कि हर कंट्री अपनी इकोनॉमी और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले करने लगी, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने हिसाब से करने लगी। इससे क्या हुआ, कहीं रेट ऑफ ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, तो जो एफआईआई वाले हैं उनको फायदा हो रहा है, वो पैसा निकालते हैं, जहां देखते ज़्यादा है वहां लगा देते हैं। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है? उससे कंट्रीज को नुकसान हो रहा है। जैसे आजकल फिलहाल इंडिया को नुकसान हो रहा है, पहले अमेरिका को नुकसान हो रहा था, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस हुआ, हर कंट्री अपना अपना सिस्टम बना रही है, ठीक है। इस कारण से
पूरी दुनिया में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं, अलग पॉलिसी। और जो ये FII जो हैं, जो बड़े बड़े पैसा लेकर बैठे हैं, वो इसका मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वहाँ चले जाते हैं, जहाँ कम मिलता है उससे पैसा निकाल लेते हैं। ये चल रहा है। यही कारण है कि इंडिया का जो है वो इस समय करेंसी नीचे आ रही है, क्योंकि इस समय इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहा होगा इस समय, या अमेरिका में ज़्यादा हो गया होगा एज कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या क्या दिक्कतें रही। लेकिन अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया ना तीन चीजें, ओमिक्रॉन, ऑल टाइम हाई ट्रेड डेफिसिट, मॉनेटरी पॉलिसी डाइवर्जेंस हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसको हम, अच्छा इसमें एक दो चीजें और भी हैं, पढ़ाई दिया मैंने आपको कि भाई इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे अगर ऐसा चीजें हो रही हैं। हाउ टू कंट्रोल कि भाई जो करेंसी इतनी गिर रही है इसे रोका कैसे जाए, क्या किया जाए। तो देखो दो चीजें हैं, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि अनकंट्रोलेबल हैं, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं भाई? ट्रेड वॉर, दुनिया में ट्रेड वॉर होती है, चाइना अपना कर रहा है, हमारे हम सस्ता कर दे वो, तो दुनिया के में हर देश अपनी इकोनॉमी अपना ट्रेड बना, तो एक ट्रेड वॉर चल रही है। तो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। देखो वो हम अपने देश की के चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम चाइना की पॉलिसी पे कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं या अमेरिका की पॉलिसी पे कैसे कर सकते हैं, तो वो तो अपना अपना देखेंगे। तो पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर चल रही है। ट्रेड वॉर में एक चीज़ और समझ लो, जैसे कि चाइना अपनी करेंसी को नीचे किए हुए है, या चाइना जो है हो सकता है कि वो सब्सिडी दे रहा हो अपने इंडस्ट्री को, सस्ती लाइट दे रहा हो, फ्री लाइट दे रहा हो, फ्री पानी दे रहा हो, इससे सस्ता उनको पड़ रहा हो। तो ट्रेड वॉर चलते रहेगा पूरी दुनिया में। हर कंट्री ये चाहेगी कि उसका प्रोडक्ट सस्ता हो, अच्छी क्वालिटी का हो और उसको एक्सपोर्ट में फायदा मिले, ज़्यादा से ऑर्डर मिले। इसे कहते हैं ट्रेड वॉर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम नहीं कर सकते कंट्रोल। ठीक है, दूसरा क्या है? पेट्रोलियम प्राइसेस। हमें नहीं पता, हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई। पेट्रोलियम प्राइस बढ़ेगा, हम क्या कर पाएंगे? जो होगा हमें खरीदना पड़ेगा उसी के ऊपर। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। कौन सा? जैसे कि हम ये कर सकते हैं कि भाई हम जो है रिटेन कर सकते हैं इन्वेस्टर को। कि भाई जो इन्वेस्टर्स जो भाग रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा हमें भरोसा रखवाना है कि देखो इकोनॉमी खराब नहीं हुई है, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो किसी तरह से थोड़ा सा भरोसा जो है जगाने की कोशिश करनी है इन्वेस्टर्स के ऊपर करना। तो ऐसी कुछ पॉलिसी बनानी है या सरकार को कुछ एस्टेब्लिश है जिससे इन्वेस्टर्स घबराए ना। इन्वेस्टर बहुत डरपोक होते हैं, तुरंत उसको कुछ लगता है तुरंत भागता है वो दुम दबा के। ठीक है, तो ऐसा हमारे चैनल होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए जिससे कि इन्वेस्टर भागे ना। ठीक है, दूसरा क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें FDI को। जैसे मैंने कहा था ये FDI जो है बहुत काम की चीज़ होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा FDI आएगी तो ज़्यादा से पैसा और आएगा। पहले तो जो हैं उनको रोक के रखो, ठीक है, भरोसा बनाओ। और दूसरा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा FDI मतलब करो। अब FDI के लिए कुछ आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, कुछ छूट देनी पड़ेगी, कुछ उनको ऐसा करना पड़ेगा कि कोई बंदा, जैसे कि आईफोन जब इंडिया में आने लगा तो आईफोन ने कहा कि ऐसा कि हम इंडिया आएंगे तो हमें टैक्स में छूट मिलनी चाहिए 5 साल के लिए। ठीक है ना, तो ऐसी पॉलिसीज तो बनाइए जिससे कि बाहर की कंट्रीज हैं वो इंडिया में आए। इस समय क्या है, बहुत सारी कंट्रीज जो है चाइना को छोड़ना चाहती हैं। चाइना में वेजेस बहुत बढ़ गए हैं, वहाँ की पॉलिसीज बड़ी दिक्कत हो गई है। तो जो कंपनियाँ चाइना में काम करती थी वो वहाँ से मूव करना चाहती हैं, तो उसका फ़ायदा इंडिया उठा सकती है। किस तरह उठा सकती है? क्या उनको फ़ायदा कर दें, छूट दें, टैक्स में छूट दें, उनको जगह दें, सस्ती ज़मीन दे दें। ठीक है ना, जो लेबर लॉ है वो सस्ता वो ठीक कर दें,
कि हायर और फायरिंग उनके लिए सही हो जाए, मतलब इस तरह की चीज़ें, तो FDI हो जाएगी। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि भाई हम अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है, हाँ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हम मजबूत करते हैं। मतलब कि मेक इन इंडिया वाला जो प्रोग्राम होते हैं, हम बाहर से कुछ मंगाए ना, जब तक बहुत जरूरत ना हो जाए हम कुछ मंगाए ना। अब ये बच्चों का खिलौना है वो तो बना सकते हैं ना इंडिया वाले, जो चाइना से मंगाओ उसको। हम फोन तो बना सकते हैं ना अपने देश में, तो बना रहे। तो जब तक कोई बहुत ज्यादा जरूरत ना हो जाए कि जो चीज मिलती ही नहीं है, पेट्रोलियम हो गया, गोल्ड हो गया, ऐसे आइटम जो नहीं पॉसिबल हैं, उनको ठीक है वो आप इंपोर्ट कर लो। लेकिन जो चीजें बन सकती हैं तो मेक इन इंडिया के अंदर बनाना चाहिए इस चीज को। अब कोशिश हो भी रही है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि डिफेंस सेक्टर की हम बात करते हैं, डिफेंस में सरकार ने, मोदी जी ने बोला कि ऐसा है, बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी जो होगी उसको ही हम एक्वायर, मतलब बाहर से खरीदेंगे। छोटे मोटे हथियार जो जरूरत के होते हैं, अब पिस्तौल हो गई, बंदूक हो गई, गोली हो गई, ये सब तो हम खुद बना सकते हैं। हमें बनाना चाहिए, हमें अपने लिए बनाना चाहिए और विदेशों में एक्सपोर्ट भी कर देंगे। यही कारण है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट, वो लगभग डबल हो चुका है पिछले 2-4 साल के अंदर, क्योंकि अब ध्यान दिया जा रहा है। पहले क्या था कि बंदूक की गोली भी बाहर से आएगी, तो भाई ये क्या मतलब है, जो चीज बन सकती है बनाया जाए। कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तो नहीं चाहिए ना, थोड़ा सा सिस्टम चाहिए, सिस्टम क्रिएट कर देंगे। ठीक है। अब बहुत सारा हथियार इंडिया का बांग्लादेश में, म्यांमार में, यहां जा रहा है। नेपाल में इंडिया ने बहुत सामान बेचा है अपना, और अपना जो डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया का बढ़ गया है, जो सही डायरेक्शन में काम है। तो मेक इन इंडिया का जब है, हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मजबूत करें। ठीक है। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करें। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जिससे कि हमें इस पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है ना, इसके ऊपर हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें, जिससे कि हमें कम से कम इंपोर्ट करना पड़े पेट्रोलियम को। वैसे पेट्रोलियम खत्म होने आ रहा है, 25 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो हम पहले से तैयार हैं। बहुत सारी अब ओला बाइक्स आने वाली हैं, इलेक्ट्रिक कार, है ना, 2-3 तो और लॉन्च भी हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है अगले 2-4 साल के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स, बहुत इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाएंगी, और शायद बाइक वाइक तो पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएंगे अगले 5 साल के अंदर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई पॉइंट दिक्कत कर रहा हो? मुझे लगता है इकोनॉमी की काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ें कवर कर ली, स्पेक्ट्रम कवर कर लिया। अब क्या ये मेंस के लिए जरूरी है? एक ओवरऑल मैंने पिक्चर तुम्हें देने की कोशिश की है। ओवरऑल पिक्चर किस तरह से होती है, कॉन्सेप्ट एक ही था, लेकिन इसमें मैंने बहुत कुछ समझने की कोशिश की है। और इकोनॉमी मेंस के हिसाब से लगभग इसी तरह से काम करता है। अगर तुमने ये पूरा समझ लिया तो सवाल कैसे भी आएगा, बहुत हद तक तुम हैंडल कर लोगे कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, FDI, FII क्या चीज़ होती है, इनको तुम ढंग से कर लोगे। ठीक है ना। मेंस को अच्छा कवर कर ले जाओगे इसके अंदर से। ठीक है। थैंक यू।